गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। टुडे किसका बर्थडे है? पारुल का। हैप्पी बर्थडे पारुल, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और यही दुआएं हैं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। साउथ अफ्रीका और श्रीलंका को कैसे हराया? ये तनिष्क की बात समझ में नहीं आई, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, वैसे कल का मैच जोरदार था यार। साउथ अफ्रीका को 83 पर ऑल आउट करना, 326 रन बनाना, मजा आ गया यार। एक टाइम था जब पता ऑस्ट्रेलिया इसी तरह से मतलब वन साइडेड मैच जीतती थी। आज उस फॉर्म में इंडिया लग रही है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। मैं एकदम बढ़िया हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कल तो विराट ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी बराबर कर लिया। गजब है। बर्थडे के दिन सेंचुरी। नहीं, अभी कोई लास्ट क्लास नहीं है बेटा, चल रहा है कार्तिकेय, अभी लास्ट नहीं है। आज थर्मो अभी नहीं स्टार्ट होगा। थर्मो दिवाली के बाद ही स्टार्ट करेंगे। बेटा पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है। खेलने में, टीवी देखने में, मूवीज देखने में, वीडियो गेम्स खेलने में अपने आप मन लगता है, पढ़ाई में लगाना पड़ता है। और जो ये लगाता है वही आईआईटी कर पाता है। करोड़ों की जनता है देश में। सोचो अगर बड़ी आसानी से सबका पढ़ाई में मन लगने लग जाता तो कितना कंपटीशन बढ़ जाता है। हर कोई फिर तो आईआईटी क्लियर कर लेता। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता बेटा। अब बताओ, सोचो, क्या लगता है तुम्हें मेरे पास ऐसा कुछ मंत्र होगा जो, अगर वो मंत्र मेरे पास होता तो उनके पास पहुंच जाता और सब आईआईटी कर लेते? तो किसी के पास कोई मंत्र नहीं है। तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, तुम जब खुद कोशिश करोगे तब आईआईटी में निकल पाओगे, निकल जाओगे। अच्छा, प्रियांश का कहना है सर कुछ ऐसा, ऐसी बात बोलो कि टाइम पास करते टाइम आपका बात याद आ जाए। बात तो तुमने अच्छी बोली, लेकिन पता है क्या होता है? जब हम टीवी देख रहे होते ना तो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे निकलते हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी तो टीवी देखने बैठा हूं, बाद में पता चलता है अरे भाई तुम 3 घंटे से टीवी देख रहा है। और जब यही चीज पढ़ते हैं ना तो आधे घंटे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है यार बहुत पढ़ लिया यार, बहुत देर हो गई। तो पढ़ते वक्त ऐसा लगता है आधा घंटा जो है वो 3 घंटे के बराबर है। टीवी जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 3 घंटे की टीवी देख ली लेकिन आधा घंटा ही हुआ है। तो टाइम पास, किसने पूछा था सर ऐसा कुछ बात बोलो कि टाइम पास करते हुए आपकी बात याद आ जाए? तो बेटा बात नहीं याद आती, इसके लिए ना एक तो ज्यादातर घरों पर मम्मी नाम की एक प्राणी होती है जिनका काम ये होता है वो सुबह तुम्हें उठाती है,
उन्हें याद रहता है कि स्कूल जाना है, वो भी हमें याद नहीं रहता। हाँ, अगर हमारा किसी दिन सुबह कोई मैच है, खेलने जाना है, तो हम उठ जाते हैं। लेकिन स्कूल जाना हो तो उनको उठाना पड़ता है, फिर उन्हीं को याद दिलाना पड़ता है कि बेटा पढ़ ले, टाइम खराब मत कर। तो भगवान ने उन्हीं को भेजा हुआ है इस काम के लिए, मेनली, जो तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं और खुद के लेवल पर बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। ताकि तुम्हारा फ्यूचर बन जाए, तुम्हें उठाया जाता है, तुम्हें बार बार याद दिलाया जाता है। हाँ, अच्छा, मुझे लगता है अपनी सिलेबस रिडक्शन होने के बाद पहली क्लास है ना, सिलेबस चेंज हो गया उसके बाद हमारी क्लास नहीं हुई। यस, जेई मेंस वालों ने सिलेबस में कुछ चेंज कर दिया है। 3 चैप्टर हटाए जेई मेंस वालों ने, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट। इसमें मैं आपको बता दूं, अभी ये जो चेंजेस हुए हैं वो जेई मेंस वालों ने किए हैं। बात अब ये है कि क्या जेई एडवांस वाले भी यही चीज करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो ये बताना बड़ा मुश्किल काम है कि क्या जेई एडवांस वाले भी ऐसा ही करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन देखो, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट, ये दो तो ऐसे चैप्टर है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर इनको हटाया भी जाता है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर जेई एडवांस वाले चाहते हैं कुछ चैप्टर्स हटाना, तो वो जेई मेंस और जेई, सॉरी, सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट हटा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है। लेकिन जहां तक बात है गैसेस स्टेट की, यार गैसेस स्टेट एक बेसिक चैप्टर है। अगर आप गैसेस स्टेट चैप्टर को हटा देते हो, आइडियल गैस, रियल गैस हटा देते हो, तो फिजिकल में क्या समझ में आएगा यार। हर चैप्टर में पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन यूज होती है, आइडियल गैस, रियल गैस, ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो ये पता, लगभग वैसी बात हो गई कि मैथ्स में आपको कोई कह दे कि यार अब आपको है ना लीनियर इक्वेशंस ये नहीं पढ़ाई जाएगी, या कुछ भी बेसिक चीज, मतलब एक तरह से मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ाया जाएगा और आगे की सारी क्लासेस जैसी है वैसी रहेगी। बट 6th 7th या 4th 5th क्लास में आज से मल्टीप्लीकेशन हटा दिया साहब। तो गैसेस स्टेट जो है वो तो देखो बेसिक चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर्स को समझना है, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, तो गैसेस स्टेट तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो जेई में है या नहीं है वो उसके इंडिपेंडेंट है। अब बात आती है सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, तो देखते हैं जेई एडवांस वाले क्या कुछ क्लियर करते हैं। आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये जो दोनों ही चैप्टर है, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, ये 12th में है। तो अभी उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो, मस्त रहो। नहीं, गैसेस स्टेट हम रिवाइज तो करेंगे बेटा, गैसेस स्टेट तो बिल्कुल रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे भी और रिवाइज भी करेंगे। तुम्हें गैसेस स्टेट तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर, बात क्लियर हो गई अपनी, कोई कंफ्यूजन नहीं। कुछ होमवर्क था क्या? नहीं था। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैंने कहा था आप लोगों को। देखो, गैसेस स्टेट आप लोग पढ़ लो, गैसेस स्टेट आपको पढ़ना है।
रियल गैस, ये वर्ड्स बहुत जगह यूज होंगे। इवन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, बहुत सारे चैप्टर्स में ये वर्ड आ जाते हैं। फिर लगेगा सर ये तो मुझे नहीं पता है। तो मुझे बाकी चैप्टर्स का तो नहीं पता, बट पता नहीं एनसीईआरटी वाले कैसे गैसेस स्टेट को हटा सकते हैं, आई डोंट नो। और बाकी चैप्टर्स जैसे हैं वैसे ही है, और गैसेस स्टेट को आप हटा रहे हो। भगवान मालिक है। अच्छा, टेस्ट भी हुआ था क्या आप लोगों का? इस पे है क्या? हाँ, दो। अच्छा, टेस्ट पेपर कैसा गया तुम लोगों का? टू 32 भव्य, अभिनव 115, संजना बहुत कम है, कार्तिकेय 194, अभिनव 243, अमित 199, अक्षत 111, सुखप्रीत 134, आरव 196, ऋषित 199, अभिषेक 144, मनीष 185, देव 100 विदाउट फिजिक्स, कुमकुम 149, डी डी 224, मलय 125। चलिए देख लेते एक बार पेपर का क्या हाल है। बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये। बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 5 एम KCN सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 10 ml ऑफ 0.2 m HCN, pH एट 9, मतलब बफर सॉल्यूशन की बात हो रही है। pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग concentration of salt upon acid, right? pKa की वैल्यू 10 माइनस लॉग 5, pH चाहिए 9 प्लस लॉग, मान लेते हैं इसका VML हम डाल रहे हैं, तो इसके VML में कितने मोल्स हो जाएंगे? 5 इंटू वी, और इसके 2 इंटू 10। इसको आपको अब सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। बफर सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, N2H4 जो है 10 इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2। अब अगर 10 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है तो 2 नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन। अगर एक नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो ये -2 से +3 में, -2 से +3 में यहां पर हम कंटेनर में CO इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे ये वाली रिएक्शन पीछे जाएगी, ये वाली रिएक्शन पीछे जाएगी, तो Cl2 की अमाउंट कम होगी, Cl2 की अमाउंट कम होगी, तो ये वाली रिएक्शन आगे आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में चेक करो,
PCl5 डेफिनेटली पहले से कम हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत। Cl2, सिंस ये रिएक्शन पीछे जा रही तो क्लोरीन की अमाउंट कम होगी, वापस ये रिएक्शन आगे आएगी तो जितनी क्लोरीन यहां कम हो रही है उतनी क्लोरीन तो नहीं बनेगी, तो ये भी गलत। और PCl3 रिमेन अनचेंज्ड, PCl3 की अमाउंट भी बढ़ेगी, तो ये ऑप्शन भी गलत। मैं यहां लिख देता हूं PCl5 की अमाउंट कम होगी, PCl3 की अमाउंट बढ़ेगी, COCl2 की अमाउंट बढ़ेगी। CO हमने बाहर से मिक्स किया है तो फाइनली CO की अमाउंट बढ़ेगी और Cl2 की अमाउंट कम होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है, लेमडा इक्वल्स टू H अपॉन √2m⁴ चार्ज देखना पड़ेगा किस पर कितना चार्ज है, लिथियम और प्रोटॉन, लिथियम पर +3 चार्ज है, प्रोटॉन पर, और मास का रेशियो जो कि यहां पर दे रखा है, वैसे आसान। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास यहां 9 टाइम्स दे रखा है, हो जाएगा मेरे हिसाब से, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन की पीएच दे रखी है 8। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स में बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन दिस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2m। ये बात ध्यान रखने वाली है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.2m मेटल आयन, जैसे ही मिक्सअप करोगे, मिक्सअप जैसे ही करोगे, बफर सॉल्यूशन की पीएच तो उतनी रहेगी, लेकिन अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है मेटल आयन की वो हो जाएगी 0.1, मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, और पीएच 8 तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -6, H प्लस 10 की पावर -8 तो OH आयन 10 की पावर -6। अब हर एक का Q निकालो, बेरियम हाइड्रोक्साइड 10 की पावर -6 का डबल, ए ऑप्शन में ये Q आ गया, बी ऑप्शन में ये 4 मिस प्रिंट लग रहा है मुझे, 0.1, अगेन इसमें भी वही चीज आ जाएगी, 10 की पावर -6 का स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, इसी केस में Q जो है वो KSP से ज्यादा हो जाएगा। Q जो है KSP के से ज्यादा इसी केस में होगा, क्योंकि इन सब का तो KSP भी बहुत ज्यादा, वैसे भी ये सब अच्छे खासे सॉल्यूबल है, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो आंसर इज कैलकाटा। ये क्या लिखा है मनीष, VD क्या है? VD मुझे नहीं समझ में आया, VD क्या है? ये भी KSP वाला ही क्वेश्चन है, दोनों का KSP का डेटा दे रखा है, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन। इनफैक्ट जो KSP का रेशियो है वही इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हो जाएगा। यहां पर पीएच दे रखी है लेकिन बेस है, ध्यान रखना, तो बेस है तो पीएच मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -12, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 विच इज x पता चल गया, KB इक्वल्स टू x² अपॉन C माइनस एक्स। KB की वैल्यू दे रखी 10 की पावर -5, ये 10 की पावर -4, C माइनस 10 की पावर -2, तो C माइनस 10 की पावर -2 इक्वल्स टू 10, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो तो C इक्वल्स टू 10। आरव क्या कह रहा है, इसमें ऑप्शंस मिसप्रिंट है पेपर में, क्या थे ऑप्शंस?
क्वेश्चन नंबर 7 की इस और उस मत करा करो बेटा, नंबर लिखा करो, क्योंकि तुम्हारा कमेंट आने आते वक्त थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है और तब तक पता चला मैं किसी और क्वेश्चन पर मूव कर गया या मुझे पढ़ने में टाइम लग जाता है। अच्छा 10 नहीं लिखा था, 1 था। आंसर तो इसका 10 ही आएगा, अगर 1 था तो बोनस हो जाएगा। इसमें हम x को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना, इसमें हम x को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 10, 2 इंटू 10 की पावर -2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर -2। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या आ रही है एक्स की वैल्यू, किया आप लोगों ने? ये एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर -2 प्लस 10 रेज टू पावर -4 प्लस 4ac, तो 8 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, ये 9 हो गया। स्क्वायर रूट करोगे तो 3, उसमें से एक चला गया 2, तो x की वैल्यू भी 10 की पावर -2। x इक्वल्स टू 10 की पावर -2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बस x मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो pH इसकी कितनी हो जाएगी 2। मतलब इस डेटा की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों दिया गया ये डेटा? वो इसलिए दिया गया कि हो सकता आप में से कोई ऐसा हो जो इस में से x को नेग्लेक्ट कर रहा होगा, और जो यहां पर x को नेग्लेक्ट कर रहा होगा तो उसको इसकी जरूरत पड़ेगी साहब। x इक्वल्स टू √2 इंटू 10 की पावर -2, तो उसको इस लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तनिष्क, और कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? नंबर लिखा करो। ये क्रिटिकल वेवलेंथ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कितनी होगी? जब हमने 1500 एंगस्ट्रॉम वाला फोटोन यूज किया तो Hc अपॉन 1500 माइनस Hc अपॉन 2000। अब हम चाहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी हो वो जस्ट इसकी डबल हो, तो वेवलेंथ क्या होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो अभी भी वही रहेगी। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। Hc वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी सॉल्यूशन सामने है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड were heated in a sealed bulb at 444 degrees Celsius till the equilibrium state was reached. Its degree of dissociation at this temperature was found to be 22%. The number of moles of hydrogen iodide present at equilibrium. तो 22% कम हो गया, मतलब 78% रह गया, निकाल दो बचा हुआ। इससे आसान क्वेश्चन कुछ होगा नहीं बेटा, इससे आसान कुछ भी नहीं होगा।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 22%, मतलब 0.78 रह गया। किसका 78? 3.2 का। यही करना आपको। हाँ, साइज देख के तुम यहां पर ऐसे घट करोगे घोटाले तो यही होगा। सतीश का कहना है सर मैं अपनी कक्षा में नया हूं, मैं सिलेबस कैसे कवर अप करूं? सतीश बेटा, जो भी 11th के चैप्टर्स है जहां से स्टार्ट हुआ है, अगर आपने पहले कहीं से कोचिंग नहीं की, आपको लग नहीं पता, पहले अगर कोचिंग नहीं की तो फर्स्ट लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए और धीरे धीरे स्पीड अप करते हुए आगे बढ़िए और कोशिश करो कि विद इन 2 3 4 मंथ्स, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अच्छा खासा एक टाइम है जिसमें आप मार्च तक अपना 11th वाला जितना भी पोर्शन है वो रिवाइज कर सकते हो। डन। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑन सॉल्युबिलिटी। देव बेटा बचा हुआ पूछा है 0.22 तो कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग कितना है? 0.78। अभी तक इस चैप्टर में जितना भी हमारा डिस्कशन था, लेट्स से ये कोई एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो है वो पानी में डिसॉल्व होता है M+ और A-। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी कंसंट्रेशन भी S, इसकी कंसंट्रेशन भी S, तो KSP इक्वल्स टू S²। KSP पता तो हम यहां से सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आयंस फर्दर किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर इसकी कंसंट्रेशन और S और इसकी कंसंट्रेशन भी S नहीं रहेगी, फिर सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर ये आयंस फर्दर रिएक्ट करेंगे, ये आयंस अगर किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन और फॉरवर्ड में आएगी, जिससे सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट कितनी इंक्रीज होगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि ये आयंस जो है वो कितना रिएक्ट करते हैं। जितना ज्यादा ये आयंस रिएक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहां पर हाइड्रोलाइसिस मतलब ये जो आयंस है हो सकता है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए। अब देखा जाए तो केटाइन भी पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, एनाइन भी पानी के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन अगर केटाइन भी रिएक्ट करेगा, एनाइन भी रिएक्ट करेगा, तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हो जाएगी, फिर इन्हें सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो यहां पर हम मान रहे हैं कि जो एनाइन है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एनायन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। वैसे क्वेश्चन देखकर ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कौन रिएक्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर एनायन रिएक्ट कर रहा है तो इस रिएक्शन का डेटा आपको दे रखा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा होगा। अगर केटायन रिएक्ट कर रहा है तो केटायन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा। तो क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि केटायन रिएक्ट कर रहा है या एनायन रिएक्ट कर रहा है। वैसे 99% कौन रिएक्ट करेगा? एनायन। तो अगर ये एनायन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा? Ha+OH-। अब यहां पर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KSP और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW/Ka। मान लेते हैं इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है? S। तो इस A-, लेकिन A- जो है जो यहां बन रहा है वो फर्दर रिएक्ट करेगा। मान लो इसमें से कितना रिएक्ट कर जाता है? X, ये X और ये भी X। तो अब यहां पर देखा जाए
तो के एस पी इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस एक्स, और एच ए की कंसंट्रेशन एक्स, ओ एच आयन की कंसंट्रेशन भी एक्स डिवाइडेड बाय एस माइनस एक्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? सॉल्युबिलिटी यानी एस। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक एक्स एक एस, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, काम खत्म। हाँ या ना? आपसे एक बात पूछनी थी, अभी दिवाली पर दोस्त आएंगे तो उनसे मिलूं या नहीं? कहां से आएंगे बेटा ये दोस्त तुम्हारे? कोटा से या कहां से आ रहे हैं तनिष्क? अभी थोड़ी देर पहले ये कर ले। क्यों नहीं मिलोगे? मिलो उनसे, डेफिनेटली मिलो। लेकिन अब यहां पता है प्रॉब्लम क्या होगी? देखने में तो लग रहा है कि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 की इक्वेशन बन जाएगी, या s की पावर 3 की इक्वेशन बनेगी, जो आप और हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? तो फिर पॉइंट आता है कि नेगलेक्ट कर दो। किसको? तो यहां पर क्या दिख रहा है? ये s और x, तो ऐसा लगता है सर x को s के रेस्पेक्ट में नेगलेक्ट कर दो। लेकिन अगर आपने x को ही नेगलेक्ट कर दिया, मतलब आपने ये मान लिया कि a माइनस की वाटर के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत कम हो रही है, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस ही बहुत कम हो रहा है। अगर इसका हाइड्रोलाइसिस ही बहुत कम हो रहा है तो फिर तो केस ही खत्म हो जाता है। फिर तो के एस पी इक्वल टू एस स्क्वायर, मतलब कोई हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर एक क्वेश्चन आया है तो x जो है वो s के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर अब हम क्या करें? तो प्रॉब्लम कहां फंस गई? x को नेग्लेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और x को कंसिडर करने पर प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर अब मैं आपको बता दूं, जेई में इस वाले पार्ट पर, जेई एडवांस में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और वो केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान, लेकिन पता होना चाहिए कि इसको करते कैसे। तो जेई में जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जेई में एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होगी वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जब ये क्वेश्चन आएगा जेई में, तो आपको सॉल्यूशन की जो पीएच है वो गिवन होगी। हाँ, लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो पीएच गिवन होती है, ऐसा लगता है कि यार ये पीएच ओएच आयन जो यहां से बन रहे हैं इसके कारण नहीं, क्योंकि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो बहुत कम डिसॉल्व होता है और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस भी बहुत कम होता है। तो इससे जो ओएच आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये तो बहुत कम होते हैं। तो क्वेश्चन में आपको एक बफर सॉल्यूशन के कारण पीएच गिवन होगी। तो इन दिस क्वेश्चन pH of the solution will be given and given pH will be due to a buffer solution। जो pH आपको गिवन होगी वो एक बफर सॉल्यूशन के कारण होगी, सॉरी बफर सॉल्यूशन के कारण होगी। बफर से मतलब क्या हुआ? अगर एक बफर सॉल्यूशन में आप कोई भी सब्सटेंस डालते हो तो बफर अपनी पीएच में चेंज नहीं करेगा। तो जो पीएच है
वही रहेगी। मतलब अब हमें यहां पर सॉल्यूशन में H प्लस और OH आयन कंसंट्रेशन पता है। मान लो फॉर एग्जांपल दे रखा है कि pH जो है वो है 8, मतलब OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10 की पावर -6। अब यहां गड़बड़ क्या होती है, यहां गड़बड़ क्या होती, बहुतों को क्या लगता है कि सर OH आयन कंसेंट्रेशन 10 की पावर -6 मतलब हमें X पता चल गया। नहीं, ये OH आयन कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता है लेकिन ये X नहीं है, क्योंकि ये pH या POH किसके कारण है, बफर के कारण है। ये X क्या है, इस रिएक्शन से जो OH आयन आ रहे हैं। तो यहां पर अब आप X नहीं लिखोगे, यहां पर आप इसकी जगह क्या लिखोगे 10 की पावर -6। ये X की वैल्यू नहीं लिखी मैंने यहां पर, क्योंकि सॉल्यूशन में H प्लस pH कितनी है 8, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन है कितनी 10 की पावर -6, और ये बफर सॉल्यूशन अपनी pH को मेंटेन करेगा, यानी 10 की पावर -6 ही रखेगा। यहां से ऐसा नहीं कि 10 की पावर -6 प्लस x करना, नहीं, बफर अपनी pH को मेंटेन रखेगा। तो यहां पर क्या लिख दो 10 की पावर -6। उससे क्या फायदा मिलेगा, यहां पर अब पहले x और x 2x थे, अब यहां पर एक ही आएगा x इंटू 10 की पावर -6। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। समझ में आई मेरी बात? हां जी, कुछ रिप्लाई कर दो, कुछ बात समझ में आई? अभी मैं इसका एक तरीका और बताऊंगा, इसका भी एक तरीका और बताऊंगा, लेकिन यहां पर जो पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं वो यह है कि हमें सॉल्यूशन में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन पता है, लेकिन ध्यान रखना वो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन X नहीं है, वो X नहीं है, क्योंकि यहां पर OH आयन कॉन्सेंट्रेशन किससे आ रही, बफर से आ रही है। और ये OH आयन X क्या है, इस रिएक्शन से कितने OH आयन आ रहे हैं, और इस रिएक्शन से जो OH आयन आ रहे हैं वो बहुत कम है, उनको हटा दो, सिंपली यहां पर क्या लिख दो 10 की पावर -6। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। इसी का भी एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। इसके लिए एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे जो हम याद रख सकते हैं, बट फॉर्मूले का डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है, सुनो मजा आएगा। लेट्स से ये कोई सॉल्ट है Ma जो कि M प्लस और A माइनस में जा रहा है, और इस A माइनस का फर्दर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है Ha प्लस OH माइनस में। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KSP, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KW अपॉन KA। KSP इक्वल्स टू M प्लस इंटू A माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और KW अपॉन KA क्या होता है HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस। वाटर अपीयर नहीं होगा। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली यहां पर देखा जाए तो कितने अननोन है, हमें M प्लस की कंसेंट्रेशन नहीं पता, A माइनस की नहीं पता, तो 2 अननोन यहां है। A माइनस तो रिपीट हो गया, 2 अननोन यहां है HA और OH माइनस, तो टोटल 4 अननोन है M प्लस A माइनस HA और OH माइनस। यानी हमें 4 इक्वेशंस चाहिए। देखो 4 इक्वेशंस बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें सॉल्व करना बड़ी बात है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन में हमें OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो वेरिएबल यानी अननोन कितने बच जाते हैं 3, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए। 3 इक्वेशन में से 2 तो आपको यहां दिख रही है, थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, तो अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो इस M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसी होगी, M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसी होगी, क्योंकि ये M प्लस तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो अगर इसके S मोल्स डिसॉल्व होंगे तो इसकी भी कंसेंट्रेशन S होगी। लेकिन
ये A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन S नहीं होगी, क्योंकि A माइनस जो है कुछ HA में जा रहा है, लेकिन जितना A माइनस कम होगा उतना ही HA बढ़ेगा। तो इस A माइनस और HA प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का जो सम होगा वो हमेशा S के बराबर होगा। इनफैक्ट ये चीज हम यहां से भी देख सकते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन S माइनस एक्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन X, जितना A माइनस कम हुआ उतना ही HA बढ़ा, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन का सम हमेशा कितना रहेगा, S। तो यहां पर कह सकता हूं कि A माइनस और HA की कॉन्सेंट्रेशन का सम हमेशा S रहेगा, और M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी हमेशा S ही रहेगी। अब इसका यूज क्या है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। S इक्वल्स टू यहां पर A माइनस और HA की कंसंट्रेशन को भी मैं A माइनस की टर्म में लिख रहा हूं, तो S इक्वल्स टू A माइनस, HA की कंसंट्रेशन KW अपॉन KA अपॉन OH माइनस इंटू A माइनस, तो A माइनस यहां पर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस A माइनस जो है वो कॉमन आ गया। क्या किया मैंने यहां पर, क्या किया ये मैंने इक्वेशन 2 से HA की वैल्यू जो है यहां से HA की वैल्यू यहां पुट कर दी, समझ में आया, HA की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दी। अब यहां से इस A माइनस की कंसंट्रेशन को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, ये मैंने जो लिखा है बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2। अब बाय इक्वेशन 2 एंड सॉरी बाय इक्वेशन 1 KSP इक्वल्स टू M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि क्या है S, A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन S अपॉन 1 प्लस KW अपॉन K इंटू OH माइनस। तो यहां से सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ये S स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट KSP अंडर रूट 1 प्लस KW अपॉन, अच्छा KW अपॉन OH आयन को क्या लिख सकता हूं, KW अपॉन OH आयन को क्या लिख सकता हूं, H प्लस अपॉन Ka। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी है और इस पर जेई में 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है। KSP पता होगा, Ka पता होगा, क्वेश्चन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पता होगी, यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी। अमरेंद्र पॉलीप्रोटिक एसिड नहीं, अभी तो केवल इस पर फोकस करो। सॉल्युबिलिटी इक्वल्स टू अंडर रूट KSP 1 प्लस H प्लस अपॉन Ka। और मैं आपको बता दूं रिसेंटली 2023 में इसी पर क्वेश्चन आया है जेई में, 23 में इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आया है, और कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यू पुट करनी थी, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। हर कोई इंसान क्लास में आके पता कुछ भी नई बातें छेड़ देता है, उन्हें लगता है कि क्लास में तो ऐसे ही बस कुछ चल नहीं रहा है, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी बोल दूं, कुछ भी कमेंट कर दूं, सर उसका रिप्लाई करेंगे। नहीं, ऑन डिक्रीजिंग, अच्छा आप लोगों के पास शीट, एक काम करो, सभी के पास होगी, जेई एडवांस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 30 जेई एडवांस्ड का, जेई एडवांस 2023 का लास्ट क्वेश्चन।
शीट में है भाई, किस पेपर से नहीं करना है, शीट में है क्वेश्चन, जेई एडवांस का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ऐसा है क्या? यार पीडीएफ तो डाउनलोड कर लिया करो, या मोबाइल में ही करते हो सब? देखो यार, जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहा है ना, मेरा एक सजेशन है उन सब के लिए, कम से कम लैपटॉप पे देखा करो बेटा, मोबाइल पे मत देखा करो। लैपटॉप लो, डेस्कटॉप लो, आई नो उसकी एक कॉस्ट आती है, लेकिन जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस है उसके कंपेरेटिवली वो बहुत कम है। एक डेस्कटॉप मुझे लगता है आ जाता आजकल अच्छा खासा, अगर आप देखो तो शायद मैक्सिमम साइड में भी मुझे लगता है कि 30, उससे कम में आ ही जाएगा। क्योंकि थोड़ी स्क्रीन बड़ी होगी तो देखने में भी आसानी होगी, मोबाइल से मुश्किल का। मोबाइल भी कोई सस्ता नहीं आता, आपको भी पता है। इनफैक्ट मोबाइल की लाइफ कम होती है, 2 साल में पता चला आपने 2 मोबाइल बदल दिए या 3 मोबाइल बदल दिए, उससे एक कंप्यूटर की लाइफ ज्यादा होती है, बहुत टाइम तक काम आएगा। लैपटॉप खरीद लोगे तो आगे कॉलेज में भी जरूर काम आएगा। हम बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बता रहा हूं। तो जो जेई एडवांस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि पीएच जो है वो 7 से 2 कर दी, पीएच 7 से pH 2। तो जो सॉलिबिलिटी है वो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻³ हो गई। आपको एसिड का के बताना है, तो फॉर्मूला सॉलिबिलिटी इक्वल्स टू √KSP 1 + H+/Ka। ये फॉर्मूला लगा दो, 10⁻⁻⁴, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो KSP 1 + 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 10⁻³ का स्क्वायर, KSP 10⁻² डिवाइडेड बाय Ka 10⁻²। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये 1 तो मुझे लगता है कैंसिल आउट ही हो जाएगा, 10⁻⁴ इक्वल्स टू 1 + 10⁻⁷ इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये वैल्यू भी बहुत कम है, ये इधर आएगी 10⁻⁴, ये 10⁻⁷, ये भी नेग्लेक्ट, तो k इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴।
सो दिस इज ऑल अबाउट जेई, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम देखिए, कुछ पोर्शन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो कुछ पोर्शन अभी हमने स्किप किया है। आप एज पर एनसीईआरटी बात करोगे तो एज पर एनसीईआरटी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो जिसको भी स्कूल के लिए लगता ना कि सर स्कूल के हिसाब से, तो वो हम पूरा कर चुके हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल जितना डिटेल में होता है उतना हमने किया है, बट कुछ पार्ट जो है वो अभी उतना डिटेल में हमने नहीं किया है। वो हम पूरा चैप्टर नेक्स्ट ईयर फिर से करेंगे। नेक्स्ट ईयर ये चैप्टर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले करेंगे। तो अब जो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, दिवाली से पहले नहीं। दिवाली में आपको क्या करना है, तो दिवाली में देखिए सीधी सी बात है, कोशिश करो जितना भी अभी तक का जो पार्ट आपने किया, देखो अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। दिवाली की छुट्टियों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका कुछ बैकलॉग हो, तो जिनका बैकलॉग है वो अपना बैकलॉग कम से कम करने की कोशिश करें, टाइम को यूटिलाइज करें। जिनका बैकलॉग नहीं है उनके लिए मैं कहूंगा कि वो वापस सबसे पहले प्रायोरिटी दे ओवन को, नोट्स नोट्स पढ़ के ओवन करें। जिनको लगता नहीं सर ओवन के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, S1 के नहीं होते हैं, वो S1 के क्वेश्चन करें। बट जिनको लगता है कि O1 और S1 के तो हो जाते हैं सर, जेई एडवांस के नहीं होते, तो लेकिन जेई एडवांस जो है वो ऐसे डायरेक्टली करोगे तो नहीं होगी। जेई एडवांस के लिए हमेशा पहले थोड़ा सा फ्लो आना चाहिए। अगर आपने O1 S1 अभी अभी किया हुआ है तो जेई एडवांस के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अदरवाइज जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं तो यही कहूंगा अभी जितने भी स्टूडेंट्स है, फोकस वापस है, एक एक बार जो भी चैप्टर्स है उनके नोट्स पढ़ो, O1 और S1 इनको रिवाइज करो, खासकर उन चैप्टर्स की जिसमें आपको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है उनको अच्छी तरह से रिवाइज करो। तो अभी बहुत ज्यादा कोई टारगेट नहीं है दिवाली का, बहुत ज्यादा टारगेट नहीं है। जिनका बैकलॉग है वो बैकलॉग कवर करे, और जिनका कोई बैकलॉग नहीं है वो S1 O1 करे, या जिनको लगता नहीं सर मैंने तो S1 O1 बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, तो वो जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस है, PYQs है, उनको वापस से करे। ये अलग अलग तरह के 3 कैटेगरीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बताया। आई थिंक क्लियर है क्या करना है। बेटा ये प्रणय, बेटा प्रणय अपनी कोई स्पेशल स्टोरी नहीं है। बाकी 2 दिन क्लास में क्या होगा, प्रियांशु अब तक कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा था, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा ये अलग अलग नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि 1 महीने तक केवल रोटी खाऊंगा, अब 1 महीने तक केवल सब्जी खाऊंगा। जब रोटी खा रहा था तब सब्जी नहीं खा रहा था, और जब सब्जी खाऊंगा तब रोटी नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों एक साथ चलती है। कॉन्सेप्ट एक बार लेक्चर देखो, फिर जब क्वेश्चंस करते हो तो उससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। तो साथ में लेके चलो, लेक्चर देखते हो तो लेक्चर के साथ O1 S1 के क्वेश्चंस जरूर करो, कम से कम O1 के तो जरूर करो। जब भी कोई लेक्चर देखते हो उस पर 5-10 क्वेश्चन हमेशा करो, तभी वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं वेंसडे वाली क्लास होगी या नहीं होगी, वो पता चल जाएगा। होगी तो भी उसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो वेंसडे वाली क्लास के चांसेस मुझे कम ही लगते हैं। तो अभी के लिए आपको जो टारगेट मैं दे रहा हूं वो यही है
कि आपको ये सारा जो पार्ट है वो कंप्लीट करना है, जो भी बैकलॉग है, और जिनका बैकलॉग नहीं है वो O1 S1 कर सकते हैं। हो सकता तो छोटी सी क्लास लूंगा मैं, ज्यादा नहीं, क्लास होगी भी तो भी वो हाफ एन आवर की क्लास होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा, जिसमें हम थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर लेंगे, गप्पे शप्पे मार लेंगे, और तो कुछ नहीं है। हाँ तो चलिए एक बार तो जरूर, वैसे भी सब सभी से हैप्पी दिवाली इन एडवांस। देखता हूं कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क दिख जाए आइनिक में से। चलो कोई होमवर्क नहीं है अभी तो। बेटा थर्मोडायनेमिक्स भी अभी हम जो पढ़ेंगे, मिक्स पढ़ेंगे, कुछ पोर्शन अच्छा खासा पढ़ेंगे डिटेल में, और कुछ पोर्शन जो है वो बाद में करेंगे। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो भी इसी तरह से थोड़ा मिक्सअप टाइप ही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे। बी केयरफुल, पटाखे फोड़ना लेकिन थोड़ा ध्यान से। बेटा कोई रूल नहीं कि डेली कितने क्वेश्चन करने चाहिए, जितना तुम मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो पढ़ने की, उतना फायदा मिलेगा। अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो दिन भर पढ़ते रहो, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि यार इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करो। शीट्स जो है उनको वापस से करो। अभी आयनिक का पूरा मॉड्यूल नहीं करना बेटा, जितना मैंने बस दिया है उतना ही करना, उससे ज्यादा अभी आयनिक आपको नहीं करना है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। वंश बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। क्वेश्चन करोगे तो धीरे धीरे सब बनने लगेंगे। आज बर्थडे है किसका? उत्कर्ष का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे उत्कर्ष, खुश रहो स्वस्थ रहो, और यही दुआएं हैं कि 2 साल के बाद अपना बर्थडे किसी IIT में जाके सेलिब्रेट करो। सर मैंने 300 सिलेंडर ऑर्डर कर दिया पटाखे के लिए। भाई महान हो तुम। 12th में यही शीट मिलेगी वापस, शीट यही होती है, 12th में भी यही मिलेगी। बाय बाय। नहीं आज और किसका बर्थडे है? अंशु का भी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अंशु, खुश रहो स्वस्थ रहो। वही सारी बातें तुम्हारे लिए भी कि 2 साल बाद अपना बर्थडे किसी IIT में सेलिब्रेट करो। तुम जाने नहीं दोगे मेरे को, मुझे लगता है। कल के मैच के बारे में क्या कहना है? कल का मैच तो जोरदार था भाई, मजा आ गया। अब तो वर्ल्ड कप ही लेके आएंगे यार इस बार तो। अब वर्ल्ड कप से कम कुछ नहीं चाहिए। बट टीम अच्छा खेल रही है, सबसे अच्छी बात तो ये है। देख के बहुत मजा आ रहा है। बाय बाय।